नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है रियल क्राइम स्टोरीज। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम और आपके शहर का नाम अनाउंस करके आपको एक शानदार शार्ट आउट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक सच्ची घटना। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक सिंचाई विभाग के अधिकारी थे और उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश थी। इसी वजह से जब भी उनके ऑफिस में कोई आता या बाहर भी उन्हें कोई मिलता तो वो हर किसी को एक ही बात बोलते कि भैया मुझे एक अच्छे लड़के की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छा लड़का आपकी नज़र में हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। इसी तरह जब उन्होंने सबसे बोलना शुरू किया तो एक बार उन्हीं के ऑफिस के किसी कर्मचारी ने उनसे कहा कि सर, आप बोलते हैं कि बार बार आपको एक लड़का चाहिए अपनी बेटी के लिए, तो मेरी नज़र में एक लड़का है, आपके ही समाज का है और दिल्ली में पार्किंग की ठेकेदारी करता है। मतलब पार्किंग का ठेकेदार है और अच्छा पैसा कमाता है। लड़का बहुत अच्छा है और घर भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहें तो मैं आगे बात बढ़वाता हूँ। इस बात पर अधिकारी हामी भर देता है और बोलता है कि अगर लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है, तो फिर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पर बात आगे बढ़ती है और पहली नज़र में लड़का पसंद आ जाता है। सब कुछ बात सही से चलती है, शादी भी फिक्स हो जाती है और कुछ समय बाद तय समय के अनुसार शादी भी हो जाती है और लड़की घर से विदा हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, दिन अच्छे कट रहे थे और लड़के ने अपने भविष्य के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर कि अगर बच्चे होंगे तो उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, उनका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, यह सब सोचकर वह लखनऊ में एक घर ले लेता है और उसकी पत्नी को वो उसी लखनऊ के घर में शिफ्ट कर देता है। समय के साथ बच्चे हो जाते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, पढ़ाई के लायक होते हैं, तो उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला भी दिलवा देता है। लेकिन एक बार अचानक उसके घर पर पुलिस आ जाती है और वह सर्च वारंट लेकर आती है। घर की तलाशी ली जाती है क्योंकि व्यक्ति करोड़ों का मालिक था, अच्छा पैसा कमाता था, अच्छी प्रॉपर्टी थी। तो जब खोजबीन की जाती है, घर की तलाशी ली जाती है और उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि व्यक्ति कोई पार्किंग का ठेकेदार दिल्ली में नहीं था, बल्कि वह एक चोर था और पिछले 22 सालों से चोरी कर रहा था। यह सब सुनकर पहले तो घर वालों को यकीन नहीं होता है, लेकिन अपनी खोजबीन के आधार पर पुलिस जब पुख्ता सबूत उनके सामने पेश करती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति पिछले 22 सालों से बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े घरों में चोरी कर रहा था। आखिरकार वह पकड़ा जाता है, लेकिन वह कैसे पकड़ा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचती है, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की और ये समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है हमारे देश की राजधानी दिल्ली के कल्याण विहार से और यह बात है जुलाई 2023 की। असल में दिल्ली में एक काफ़ी अच्छी और बड़ी कोठी थी, एक बंगला था जो काफ़ी समय से बंद था क्योंकि उसके मालिक जो थे वह यहाँ पर नहीं रहते थे, कहीं बाहर रहते थे और एक दिन उस बंगले से सब कुछ चोरी हो जाता है। इत्तेफाक से चोरी के अगले ही दिन उस कोठी के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां आकर जो नज़ारा देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके साथ ये क्या हो चुका है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बंगले में कुछ खून भी फैला हुआ था, खून के निशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह खून कैसा है। उसके साथ ही जब बंगले की तलाशी उनके द्वारा ली जाती है तो काफ़ी मात्रा में भारी सामान भी वहां से गायब था। यह सब कुछ देखने के बाद वह अपने परिवार के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर बस शिकायत करते हैं कि साहब, हम तो काफ़ी समय से कोठी से बाहर रहते थे और हमारे पीठ पीछे कोठी में चोरी हो चुकी है। उस समय वहां तत्कालीन आईपीएस ऑफिसर उत्कर्ष थे और उनके नेतृत्व में इस चोरी की खोजबीन के लिए एक टीम गठित की जाती है। इस पर आईपीएस उत्कर्ष ने सख्त निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी बिना ढिलाई बरते इस केस को आगे बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए कि ये चोरी आखिर किसने की है और क्या की है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में
उस बंगले के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों की रिकॉर्डिंग्स को खंगाला जाता है। और इसी क्रम में एक स्कूटर पुलिस की नज़र में आता है, जिस स्कूटर का नंबर था DL4SNC8081। तो इस स्कूटर पर घूमने वाला व्यक्ति पुलिस को कुछ संदेहजनक लगता है। तो पुलिस के पास और खोजबीन करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो यही प्राइम सस्पेक्ट बना पुलिस के लिए, जिसके आधार पर पुलिस अपनी खोजबीन शुरू कर देती है। क्योंकि पुलिस जब उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखती है तो पुलिस ने ध्यान दिया कि जब वह स्कूटर वहां आया था तो स्कूटर बिल्कुल खाली था, और जब वहां से जाता है तो उसमें भारी मात्रा में सामान लदा हुआ था। तो इस पर पुलिस को एक तरीके से शक था कि शायद यह सामान इसी कोठी से, इसी बंगले से चोरी हुआ सामान है। इस बात का पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन जानकारी जुटाने के लिए ये पुलिस के पास पहला सुराग था। अभी जो नंबर था 8081, इसके आधार पर इस स्कूटर का रजिस्ट्रेशन निकाला जाता है और पता चलता है कि यह स्कूटर किसी विनोद थापा के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर विनोद थापा का एड्रेस निकालती है और उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। अब पुलिस वहां से विनोद थापा को अरेस्ट करके हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ की जाती है। तो पुलिस से विनोद थापा पूछता है कि सर, मेरी क्या गलती है, मुझे आप लोग क्यों उठा कर लाए हैं? तो इस पर पुलिस बोलती है कि इस कल्याण विहार के इलाके में केवल तुम ही स्कूटर लेकर घूम रहे थे, तुम्हारा ही स्कूटर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में आया है, हो ना हो यह चोरी तुमने ही की थी। तो इस पर विनोद थापा कहता है कि सर, मेरा स्कूटर जरूर है, मेरे नाम पर रजिस्टर है, लेकिन इस स्कूटर को मैं नहीं चलाता हूँ। हो सकता है स्कूटर कल्याण विहार भी गया हो। इस स्कूटर को मेरे जीजाजी चलाते हैं, जिनका नाम है मनोज चौबे। आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का हवाला इस विनोद थापा ने अपने जीजाजी के रूप में दिया था, पुलिस की नज़र में उस व्यक्ति का नाम मनोज चौबे नहीं था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है और देर सबेर वह पकड़ा भी जाता है। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में पाया जाता है कि वह व्यक्ति दिल्ली का नहीं, बल्कि यूपी में एक जगह पड़ती है सिद्धार्थ नगर, वह सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। और जब पुलिस उसकी तलाशी लेती है, उसके घर की तलाशी लेती है, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि काफ़ी भारी मात्रा में सामान चोरी हुआ है, तो उसके पास थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे उस चोरी के हिसाब से नहीं थे। सामान की बरामदगी के लिए अब पुलिस उसके मूल निवास सिद्धार्थ नगर पहुंचती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसके परिवार वालों का कहना होता है कि सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मनोज चौबे किसी भी रूप में कहीं से कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक पार्किंग का बहुत अच्छा ठेकेदार है, बहुत बड़ा ठेकेदार है और बहुत अच्छे पैसे कमाता है। और आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप यहाँ पास में जो शोहरतगढ़ है, यहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ उसकी पत्नी के नाम पर एक स्मिता लॉज बना हुआ है और वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम होती है। बाकायदा नेपाल में भी उसके होटल हैं, जो वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम होती है। और सिद्धार्थ नगर में एक लीज पर दी हुई ज़मीन है, जिस पर एक अस्पताल बना हुआ है, जिसका महीने का किराया ही 2 लाख रुपए आता है। और पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि अरविंद नगर भजनपुरा के अंदर उसका एक अपना घर है, लखनऊ के अंदर भी उसका अपना घर है। पता चलता है कि लखनऊ वाले घर में उसके बच्चे रहते हैं। तो इस पर सवाल उठता है कि अगर उसकी पत्नी लखनऊ वाले घर में रहती है तो फिर उसके दिल्ली वाले घर में कौन रह रहा है? तो पता चलता है कि दिल्ली में भी उसकी एक पत्नी है, उसका नाम सपना थापा है, और लखनऊ में शायद उसकी एक दूसरी पत्नी है जिसका नाम स्मिता बताया जाता है। अब पुलिस खुद और अपनी तरफ से जो उनकी खोजबीन थी उस पर कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं हमने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं पकड़ लिया है, क्योंकि इतनी संपत्ति इस व्यक्ति की यहाँ सिद्धार्थ नगर में है और नेपाल में उसकी संपत्ति है, दिल्ली में संपत्ति है। तो इस जानकारी को लेकर पुलिस यह रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने के बाद उच्च अधिकारी जब उससे पूछताछ शुरू करना चाहते हैं और माजरा जानना चाहते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो? तो वह बोलता है कि साहब, मैं एक पार्किंग का ठेकेदार हूँ और ठेकेदारी करता हूँ। तो इस पर पुलिस
और आगे पूछताछ करते हैं कि तुम किस इलाके में पार्किंग की ठेकेदारी करते हो, कहाँ कहाँ किस किस के साथ तुमने काम किया है। तो वह मनोज चौबे जो भी जवाब देता है, पुलिस उसकी जब खोजबीन करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है, तो वह सारी जानकारी, वह सारा जवाब झूठा पाया जाता है। मतलब वह जो भी बोल रहा था सब कुछ झूठ बोल रहा था। यह सब देखकर पुलिस जब उसे शक्ति से पेश आती है, अपने अंदाज में पूछताछ करती है, तो मनोज चौबे सब कुछ सच उगलने लगता है। और यह सच कुछ इस तरीके से होता है। वो बताता है कि 1997 में वह सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से दिल्ली में कीर्ति नगर आता है और कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के पास कैंटीन में काम करता है। तो यूं ही जब वह एक दिन कैंटीन में काम कर रहा था और उसके आसपास कोई नहीं था, उसे मौका मिल जाता है और वो वहाँ से कुछ चोरी कर लेता है। यह चोरी क्योंकि वह पुलिस स्टेशन के अंदर जो कैंटीन थी वहाँ से कर रहा था, तो चोरी करते हुए उस पर किसी की नज़र पड़ जाती है। और जब भी यह बात उच्च अधिकारियों तक जाती है तो उस पर एफआईआर होती है और इस तरीके से फिर उसे जेल जाना पड़ता है। पर एक मजे की बात यह थी कि वह जितनी भी बार चोरियों में पकड़ा गया था, उसने अपना नाम हमेशा गलत बताया था। ऐसे ही इस पहली बार भी जब उसने पुलिस स्टेशन के अंदर कैंटीन में चोरी की थी, तो तब उसने अपना नाम पुलिस को मनोज चौबे ने बताकर गुलशन कुमार बताया था, जो कि एक गलत नाम था। यहाँ सजा पूरी होने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसे यहाँ काम करने नहीं दिया जाता है। और जब वह दिमाग लगाता है कि आखिर अब क्या काम किया जाए, आगे ज़िंदगी कैसे चलाई जाए, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि क्यों ना अब चोरी ही की जाए, जिसके इल्ज़ाम में उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी। और जब वह अपना चोरी का काम शुरू करने लगता है तो उसने कुछ ऐसे घरों को और ऐसे बंगलों को निशाना बनाना शुरू किया जो अक्सर बंद रहते थे, खाली रहते थे। इसका एक अलग अंदाज था यह पता करने का कि यह घर कब से खाली है, कितने समय से यहाँ कोई नहीं रहता। जहाँ उसे शक होता था कि शायद यहाँ कोई है या नहीं है, वहाँ खुद से एक न्यूज़पेपर डाल देता और उसकी रेकी करने लगता कि कुछ समय तक अगर वह न्यूज़पेपर वहाँ से नहीं हटाया जाता या उसे कोई अंदर नहीं लेकर जाता, तो यह अंदाज़ा लगा लेता कि इसका मतलब इस घर में कोई नहीं रहता है, यहाँ खाली पड़ा है। इसके अलावा मनोज चौबे बताता है कि इसका अंदाज़ा लगाने का और भी कुछ तरीका था, जैसे कि अगर काफ़ी समय से घर के बाहर सफाई नहीं हुई है या घर के पौधों को पानी न देने की वजह से पौधे सूख रहे हैं या फिर कटिंग वाले जो पौधे बंगलों के आसपास लगे होते हैं उनकी कटिंग समय से नहीं हो रही है, या फिर बंगलों के बाहर जो एंट्रेंस पे, उनकी एंट्री गेट पे जो बेल लगी होती हैं, अगर वो बेल काफ़ी बड़ी हो रही है और वो बंगलों के ऊपर जा रही हैं और गंदगी है, तो शायद बंगले में काफ़ी समय से कोई नहीं रह रहा है। इन बंगलों को, ऐसे बंगलों को वो निशाना बनाया करता था। और वह बताता कि उसने कई खास इलाकों को चुना था, जैसे अशोक विहार, मॉडल टाउन, कीर्ति नगर, भजनपुरा, और इस तरह की कॉलोनी को और इलाकों को वह निशाना बनाया करता था। और वह एक बार में कुछ ऐसी चोरी करता था जो काफ़ी बड़ी चोरी होती थी, जो छोटी मोटी चोरियाँ वो नहीं करता था। वो ऐसी चोरियाँ करता था जिससे उसे मोटा पैसा मिलता था और हाथों हाथ वह इस सामान को बेचने के लिए भी शहर से कहीं दूर ले जाया करता था। जैसे ही उस सामान को बेचकर उसे पैसे मिलते थे तो वह कुछ ही दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ले लेता था। इसलिए घर वालों को लगता था कि उनका बेटा एक पार्किंग का ठेकेदार है और वह ठेकेदारी करता है और वहीं से अच्छे पैसे कमाता है। बल्कि यह सब झूठ था। उनका बेटा चोरी करता था और उसने बताया कि वह अकेला चोरी करता था। उसने 22 सालों में कभी किसी चोरी में किसी और को शामिल नहीं किया। लेकिन आखिरी चोरी जिसकी वजह से वह पकड़ा जाता है, वहाँ की वह कहानी बताता है कि जब वह दरवाज़ा खोल रहा था तो उसके सर पर एक चोट लग जाती है। इस चोट की वजह से वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसका खून बह जाता है। काफ़ी लंबे समय तक, कुछ घंटों तक वह वहाँ बेहोश पड़ा रहता है और जब उसे होश आता है और वह उठता है तो उसके बाद भी उसे अच्छा खासा समय मिल जाता है वहाँ से सामान लेकर जाने का और उसे बेचने का। और टाइम इसलिए मिल जाता है कि कोठी काफ़ी लंबे समय से बंद थी। शायद इसीलिए वह ऐसी कोठी को और ऐसे बंगलों को अपना निशाना बनाया करता था जो काफ़ी लंबे समय से बंद रहते थे, क्योंकि उसे आराम से सामान उठाने का, ले जाने का समय मिल जाता था। और जब तक उस घर का मालिक वापस आता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। और यह उस दौर की बात थी जब सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे। पुलिस की खोजबीन में
और उन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि कल 9 चोरियों में उसका नाम आया था और हर बार हर चोरी में उसने पुलिस को अपना अलग अलग नाम बताया था। और उसकी शादियों की बात करें तो पुलिस की खोजबीन में यह सामने आया कि उसने एक नेपाल की लड़की सपना थापा, जिसका भाई था विनोद थापा, उससे शादी की हुई थी और जिसे वह अपने दिल्ली वाले घर में रखता था। साथ ही सिद्धार्थनगर से एक लड़की, एक सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी की बेटी स्मिता से शादी की थी, जिसे उसने अपने लखनऊ वाले घर में रखा हुआ था और अपने बच्चों को भी लखनऊ के नामी स्कूलों में पढ़ा रहा था। और यह खबर भी न्यूज़पेपर में इस तरीके से फैलती है कि न्यूज़पेपर में इसकी हेडलाइन भी कुछ इस तरीके से बनती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम और आपके शहर का नाम, और अगली वीडियो